चेंजेस। सबसे पहले ये जान लो कि पेज क्या चीज़ है। पेज इज असल में स्टेट ऑफ मैटर। पेज इज इन फैक्ट द स्टेट ऑफ मैटर, in which state the matter exists is known as its phase: solid phase, liquid phase and gas phase. These are three phases of the matter in which matter can exist. So these are in fact the states of matter. States of matter को हम phase कहते हैं। For example, solid हो गया, liquid हो गया, gas हो गया। मादे की तीन हालतें जो हम पढ़ते हैं कसरत से, ठीक है, जो हम यहां पढ़ चुके हैं। तो इनको हम कहते हैं स्टेट्स, और इन स्टेट्स को हम कहते हैं पेज। सो असल में पेज जो है ये मादे की वो तीन हालतें हैं, पेजेस ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब पेज चेंजेस, इसके साथ अब चेंजेस जोड़ लो। पेज चेंजेस का क्या मतलब हो गया? सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो रहा है तो लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है, इसको हम कहते हैं पेज चेंजेस। अब इसको भी याद रखो, जब सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। जब लिक्विड गैस में तब्दील होता है तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। अब जब लिक्विड वापस सॉलिड में तब्दील हो, मतलब मेल्टिंग का अपोजिट जो है, मेल्टिंग का अपोजिट, लिक्विड वापस सॉलिड में तब्दील हो, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब अगर गैस वापस लिक्विड में तब्दील हो, मतलब बॉइलिंग का अपोजिट हो, तो बॉइलिंग के अपोजिट को हम कहते हैं, सॉरी, मेल्टिंग के अपोजिट को हम कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो रहा है, मेल्टिंग का अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है तो बॉइलिंग था, वापस गैस लिक्विड में तब्दील हो रहा है, बॉइलिंग का अपोजिट है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, या क्या चीजें हैं। अब अगर सॉलिड, यहां पर लिख देता हूं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो सकता है, आयोडीन में होता है, ठीक है। अगर सॉलिड को टेम्परेचर देकर सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में तब्दील करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट तब्दील हो, जैसे कि आयोडीन सॉलिड स्टेट में हो, उससे हम आयोडीन के वेपर्स डायरेक्ट बना सकते हैं, प्रोसेस को हम कहते हैं फिर सब्लिमेशन। अब अगर गैस को वापस हम सॉलिड में तब्दील करना चाहें, मतलब सब्लिमेशन का अपोजिट हो, तो इसको फिर हम कहते हैं डिपोजिशन। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो हैं इसको हम कहते हैं पेज चेंजेस। ये पेज चेंजेस हो रही हैं। मेल्टिंग इज अ पेज चेंज, बॉइलिंग इज अ पेज चेंज, फ्रीजिंग इज अ पेज चेंज, कंडेंसेशन इज अ पेज चेंज, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और पेज चेंजेस। अब ये जो पेज चेंजेस हो रही है, तो पेज चेंजेस होने के लिए दरकार है एनर्जी। एनर्जी के बगैर पेज चेंज नहीं होता। या एनर्जी विड्रॉ करोगे या एनर्जी प्रोवाइड करोगे, लेकिन एनर्जी में तब्दीली लाओगे, एनर्जी में तब्दीली आ गई तब जाके पेज चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप बर्फ़ को पिघलाना चाहते हो, मिल्ट करना चाहते हो, तो अगर उसी बर्फ़ को आप उसी फ्रिज खाने के अंदर जहां पर टेम्परेचर 0, -1 या -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी पर रखोगे, तो क्या वो पिघलेगा, मिल्ट होगा? नहीं। उसको पिघलाने के लिए आप क्या करते हो, उसी बर्फ़ को निकाल कर बाहर खुले माहौल में जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है वहां पर रख देते हो, तो वो मिल्ट हो जाता है। अब वो मिल्ट हो गया, मिल्टिंग पेज चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड को चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर हाई हो गया मतलब इनके अंदर हीट एनर्जी चली गई, तो एनर्जी दरकार हुई ना सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर पानी को आप निकालोगे और पानी आप उबालना चाहते हो, बॉयल करना चाहते हो, पानी को गैसियस स्टेट, स्टीम में तब्दील करना चाहते हो, मतलब लिक्विड स्टेट को गैस में तब्दील करना चाहते हो, तो पानी के साथ आप क्या करोगे? उसके पाँव पड़ोगे, मन्नतें करोगे, तब्दील हो जाना प्लीज़, गैस में तब्दील हो जा, ये करोगे। क्या करोगे? उसके नीचे आग लगाओगे। आग से क्या होगा?
लिक्विड के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर हीट चला जाएगा, एनर्जी चली जाएगी। और जब हीट इतना चला जाएगा कि वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाए, तब जाके वही लिक्विड, वही वाटर स्टीम गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। फेज चेंज बॉइलिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एनर्जी आपने चेंज करी, एनर्जी प्रोवाइड करी। इसी तरह लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करना चाहते हो, पानी लिक्विड है, आइस सॉलिड है, आइस में तब्दील करना चाहते हो तो फ्रिज के अंदर रखोगे, फ्रिज इससे एनर्जी विड्रा करेगा, हीट विड्रा करेगा, इसको कूल करेगा, तब भी एनर्जी चेंज हो रहा है। तो जितने भी पेस चेंज होंगे उनमें एनर्जी का काम होगा। जहां पर पेस चेंज होगा वहां पर एनर्जी का काम होगा। तो इस एनर्जी का काम इन पेस चेंजेस में क्या है, इसको स्टडी करने के लिए इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ पेस चेंजेस। इसके स्टडी को भी एनर्जेटिक्स ऑफ पेस चेंजेस कहते हैं। और एनर्जी विड्रा हो रही है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी के साथ क्या हो रहा है इस पेस चेंजेस के अंदर, इसको हम एनर्जेटिक्स ऑफ पेस चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स ऑफ पेस चेंजेस के स्टडी में हम यहाँ पर कुछ से 3 एनर्जेटिक्स ऑफ पेस चेंज पढ़ेंगे, जो कि है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन नंबर 1, नंबर 2 है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, और तीसरा है, यहां पर लिख लूंगा, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। Molar heat of fusion, molar heat of vaporization and molar heat of sublimation energetics of phase changes है। इसको आप स्टडी करते हैं, ये किन बलाओं के नाम है। ठीक, molar heat of fusion is the amount of heat required to convert 1 mole of solid into liquid। 1 मोल का सॉलिड है, उस 1 मोल के सॉलिड को लिक्विड में आप तब्दील करना चाहते हो, फेज चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए एनर्जी तो दरकार होगी, हम समझ चुके हैं। तो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में हम तब्दील करना चाहते हैं, तो हरारत का, हीट का जो मकदार चाहिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं 1 मोल वाटर ले लेता हूँ। 1 मोल का वाटर है सॉलिड स्टेट में, बर्फ है, आइस है। अब इस आइस को मैंने फ्रिज से निकाल दिया और इसके नीचे या आग रख दी, या इसको किसी हीटर पर रख दिया, या खुले सूरज में रख दिया, सनराइज के थ्रू इसको मेल्ट कर रहा हूँ, कुछ भी करके इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सॉलिड आइस जो है ये मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर बना लेगा। अब 1 मोल आइस, बर्फ को हम मेल्ट कर रहे हैं और उससे 1 मोल वाटर बन रहा है, 18 ग्राम का पानी बन रहा है। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे कि इसने हीट कितना एब्जॉर्ब किया, तो वो अमाउंट ऑफ हीट होगा 6.02 किलो जूल पर मोल। 1 मोल में 1 मोल बर्फ ने 6.02 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब किया ताकि ये लिक्विड में मुकम्मल तौर से तब्दील हो जाए। तो ये 6.02 किलो जूल पर मोल जो है, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच एफ। एफ का मतलब फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज 6.02 किलो जूल पर मोल। ये सिर्फ वाटर के लिए है। आपकी किताब के अंदर टेबल दिया गया है, उसके अंदर शायद दूसरे कंपाउंड्स के भी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन दिए गए हैं। तो हर एक कंपाउंड का अपना ही एक अलग मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होता है। वो फिर डिपेंड करता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ। वो भी हम पढ़ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इसका ताल्लुक क्या है। ठीक है, नंबर 1 मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज दी
amount of heat required to convert 1 mole of liquid to gaseous state। 1 मोल का लिक्विड है, 1 मोल के लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए भी एनर्जी दरकार होगी क्योंकि फेज चेंज है। तो 1 मोल लिक्विड को जब गैसियस स्टेट में हम तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार होगा उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेपराइजेशन, ये जो प्रोसेस है बॉइलिंग, ये है असल में वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन, ये जेड ने क्या किया है यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ। वेपराइजेशन, ये वेपराइजेशन है, लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहा है, वेपराइजेशन इसी को हम कहते हैं। तो 1 मोल लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा इस वेपराइजेशन के प्रोसेस में उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल उसी पानी का पढ़ लेते हैं, 1 मोल, ये 1 मोल का पानी हम बना चुके थे। ठीक है, इसी 1 मोल 18 ग्राम पानी को फिर से उठा लेते हैं। H2O 1 मोल का है, 18 ग्राम है। इसके नीचे हम लगा देते हैं आग, इसको प्रोवाइड कर देते हैं हीट ताकि इसको हम गैसियस स्टेट, स्टीम, भाप में तब्दील करें। ठीक है, तो जब इसको हम हीट देंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब कर करके आखिरकार ये तब्दील हो जाएगा वेपर्स में, स्टीम में, भाप में, जो कि है गैसियस वाटर। अब हम किसी भी तरीके से थर्मामीटर के जरिए, किसी और मेजरमेंट के जरिए ये नाप लेंगे कि हमने इस वाटर, 1 मोल वाटर को कितना हीट दिया जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर गैसियस स्टेट में तब्दील किया। तो जब हम वो नाप लेते हैं तो वो तकरीबन 40.7 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब इस 1 मोल के पानी ने गैस में तब्दील होने के लिए 40.7 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब किया। तो ये 40.7 किलो जूल 1 मोल के लिए जो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच VAP, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन। फेज चेंज के एनर्जेटिक्स हैं। ठीक है, एनर्जी है फेज चेंज की, ये भी समझ गए। अच्छा, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 mole of, अब देखो सब्लिमेशन क्या चीज़ है, सॉलिड टू गैस। सो 1 मोल ऑफ सॉलिड टू गैसियस स्टेट। 1 मोल सॉलिड को हम तब्दील करना चाहते हैं गैसियस स्टेट में, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार है, हरारत का जो मकदार रिक्वायर्ड है, हरारत के जो मकदार की ज़रूरत है, 1 मोल सॉलिड को गैसियस स्टेट में हम तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए हरारत की मकदार की जो ज़रूरत है, उस हरारत की मकदार, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल आयोडीन, इसका एग्जांपल है आयोडीन। जब सॉलिड स्टेट में हो आयोडीन तो इसको हम तब्दील कर सकते हैं डायरेक्ट हीट देकर गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर हम इसको अब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हीट के शक्ल में। जब हीट प्रोवाइड होगा आयोडीन को, तो आयोडीन अपने सॉलिड स्टेट से वेपर बनाकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में तब्दील हो सकता है। जब हो सकता है तो जो हीट, अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका हिसाब किताब हम इसके साथ बराबर कर लेते हैं। बताओ भाई कितना हीट एब्जॉर्ब किया, तो वो बता देगा कि मैंने तो एब्जॉर्ब किया 60.2 किलो जूल पर मोल। 1 मोल होते हुए मैंने 60.2 किलो जूल की एनर्जी आपसे ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, तब जाके मैं गैसियस स्टेट में तब्दील हो गया। तो इस 1 मोल ने ये 60.2 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की है अपने सब्लिमेशन को पूरा करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं डेल्टा HSUB, मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो आयोडीन के लिए मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन वो 60.2 किलो जूल पर मोल है। 60.2 किलो जूल 1 मोल के लिए आयोडीन ने एब्जॉर्ब किया ताकि गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये एनर्जेटिक्स है ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज हो रहा है, एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है।
कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है और क्या कर रही है, वो हम इस तरह से पढ़ते हैं और इस तरह से समझते हैं। किसी को हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, तो किसी को मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो किसी को मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखो, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। कैसे? सिंपल सी बात है, यहां पर मैं एक लिक्विड को गैस में तब्दील कर रहा हूं, तो लिक्विड वो हालत, मादे का हालत है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो? स्ट्रांग हो। गैस मादे का वो हालत है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो। इसका मतलब मुझे लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, तब जाके ये तब्दील होगा गैसियस स्टेट में। तो मैं क्या करूंगा? इसको दूंगा हीट। तो ये हीट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़े और ये तब्दील हो जाए गैसियस स्टेट में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। तो उसके मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन वो ज़्यादा होंगे। और अगर किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसी स्टेट ऑफ मैटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसी कंपाउंड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर हो, तो उनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, उसकी वैल्यूज कम होगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यहां पर हमारे साथ एक कंपाउंड है पोलर, एक है नॉन पोलर। हमको पता है कि नॉन पोलर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होते हैं, लंडन फोर्सेस होते हैं। पोलर में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो इनमें ये स्ट्रांग होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो सिंपल से फंडे हैं, इसके साथ आप बहुत से एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हो। अगर आपके साथ कंपाउंड्स आ गए 4, तो पहले आप उनमें से पोलर और नॉन पोलर को देखोगे। नॉन पोलर के अंदर होते हैं लंडन फोर्सेस, पोलर के अंदर होते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों लंडन फोर्सेस से ताकतवर है। तो इसका मतलब नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, तो इसके लिए थोड़ी हीट, पोलर के अंदर मजबूत है तो इसके लिए हाई हीट रिक्वायर्ड होगी। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हो, वेपराइजेशन हो या सब्लिमेशन हो, जो भी हो, तमाम के तमाम वैल्यूज पोलर कंपाउंड्स के ज्यादा होंगे नॉन पोलर से। अच्छा, अब पोलर के अंदर अगर चले जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच मोर पावरफुल देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर पोलर कंपाउंड दिए गए हैं 2 या 3, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वाले हैं, कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसके लिए मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन सब ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा ये वैल्यूज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स के होंगे, फिर उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वाले जिनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हो, और उसके बाद आखिर में सबसे लो वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन वो उन कंपाउंड्स के लिए होंगी जिनमें लंडन फोर्सेस होंगी, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स है। तो अगर आपके साथ एमसीक्यू सामने आ जाए जो कि आपकी किताब के एंड में दिए भी गए हैं, और ये अब आपका काम है सॉल्व करना, अगर नहीं कर सको तो फिर मैं कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए अब आपको ये एमसीक्यूज हल करने हैं। एक एमसीक्यूज के अंदर आपको पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वाले तमाम कंपाउंड्स दिए गए हैं। आप अंदाजा लगा कर कह सकते हो कि किसी का मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन या सब्लिमेशन कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है तो ये कौन सा हो सकता है, कम वैल्यू है तो कौन सा हो सकता है, वो सब क्लियर कर सकते हो, ठीक है।